स्टूडेंट्स जिन्होंने रीट एग्ज़ाम फर्स्ट लेवल में सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को चुना है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं इंग्लिश के इस पेपर के मॉडल पेपर आपको बताने जा रहा हूँ। ये मॉडल पेपर आपकी बहुत हेल्प करेंगे इंग्लिश को इम्प्रूव करने में और आप बढ़िया नंबर लेके आओगे। तो मेरे जितने भी मॉडल पेपर्स हैं उनको सोल्व करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो चलते हैं इस मॉडल पेपर को सोल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का है इंग्लिश का। तो देखो पहले क्वेश्चन का आंसर, विच मॉडल ऑक्सिलरी, देखो पहला क्वेश्चन है विच मॉडल ऑक्सिलरी वुड यू यूज एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी आप यूज करोगे। देखो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज होता है। मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वी यूज कुड। देन वी यूज वुड। फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं तो वुड का यूज होता है। और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होता है जिन ज़्यादा कोई पोलाइटनेस नहीं दिखाए तो उसमें विल का यूज़ होता है। तो इसमें मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम कहते हैं कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या मेरी हेल्प कर सकते हो। तो कुड इज़ ए राइट आंसर। सेकेंड, शॉपिंग मॉल इज़ ए बी हाइव ऑफ एक्टिविटी। शॉपिंग मॉल है वो बिहाइव एक्टिविटी है। बिहाइव का मतलब होता है कि मधुमक्खी की छत्ते की एक्टिविटी जैसा है, यानी बहुत ही बिजी प्लेस रहता है शॉपिंग मॉल। तो ए इसका सही है। बिहाइव ऑफ एक्टिविटी का मतलब हो गया बिजी प्लेस। बिहाइव में होता है मधुमक्खी छत्ते की एक्टिविटी। मधुमक्खी छत्ते की एक्टिविटी इस फ्रेज का मतलब हुआ कि शॉपिंग मॉल की एक्टिविटी वो बहुत ही बिजी होती है ना। तो बिजी प्लेस रहता है। रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पोएम को केयरफुली रीड करना है और उसके नीचे दिए गए आंसर्स देने। देखो पोएम है द विंड्स विसल, हवा की विस्लिंग, यानी हवा चल रही है और विस्लिंग आवाज़ उससे आ रही है ना, सो सो की आवाज़ आ रही है। द विंड विसल्स थ्रू द ट्रीज, और विंड है वो विसल करते हुए चल रही है, किस में से, पेड़ों में से निकल रही है विसल करती हुई। विस्परिंग सीक्रेट्स ऑन द ब्रिज, और अपने सीक्रेट्स, अपने जो रहस्यजनक बातें हैं वो बातें करते हुए निकल रही है, किन से, हवाएं, जो हल्की हवाएं उनसे बातें करती हुई विंड निकल रही है। इट बेंड्स, और वो झुकाती है, ब्रांचेज, शाखाओं को, हवा है शाखाओं को झुकाती है। स्वेज द ग्रास, और घास के ऊपर से स्वे करती हुई निकलती है। कैरीज लीव्स, और पत्तियों को ले जाती है। एज इज डूथ पास, है जैसे ही वो पास होती है, ये डू के लिए यूज हुआ है। एज इज डूथ पास, जैसे ही वो पास होती है तो अपने साथ पत्तियाँ ले जाती है। तो हवा को यहाँ पर एक पर्सनिफाइड के रूप में यूज किया जा रहा है कि वो सीटी बजाती हुई पेड़ों के बीच में से निकल रही है ना। और अपने रहस्यों को बताते हुए चल रही है। ब्रांचों को, पेड़ों की शाखाएं हैं उसको झुकाते हुए चल रही है, घास को स्वे करते हुए चल रही है और पत्तियों को ले जा रही है साथ में। तो इस प्रकार हवा को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। वॉट इज़ द विंड डूइंग टू ट्रीज, पेड़ कवि सॉरी विंड है वो पेड़ों को क्या कर रही है, पेड़ों को झुका रही है शाखाएं। तो 20 ये बेंडिंग द ब्रांचेज, है ना, पेड़ों के बाद शाखाओं को बेंडिंग कर रही है, झुका रही है। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड, कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया फ्रेज में, विसल थ्रू द ट्रीज, कि पेड़ों से विसलिंग करती हुई जा रही है, पेड़ों से सू सू करती हुई जा रही है, विसल की आवाज़ करते हुए जा रही है। तो देखो इसमें सिमिली तो है नहीं क्योंकि इसमें कंपैरिजन नहीं है, सिमिली और मेटाफोर दोनों ही नहीं है क्योंकि इसमें कंपैरिजन ही नहीं है। हाइपरबल का मतलब होता है कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति करना, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पर्सनिफिकेशन है, यानी हवा विसल कर रही है। हवा विसल कर रही है इसका मतलब हुआ कि भाई विसल सीटी तो मनुष्य बजाते हैं, लेकिन ये हवा यहाँ विसल कर रही है तो हवा को यहाँ पर पर्सन के रूप में, मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। तो ये पर्सनिफिकेशन है, सी इज राइट। वोट इज द विंड कंपेयर टू इन द पोइम, हवा को किससे कंपेयर किया गया है, हवा को यहाँ पर विस्परर के रूप में किया गया है। देखो सिंगर नहीं है, गीत नहीं गा रही है, न ही तूफान है, न ही वॉरियर है, हवा यहाँ विस्पर कर रही है, बुदबुदाती हुई निकल रही है, सू सू करती हुई निकल रही है, तो विस्परर है, ठीक है। सेल्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, सेल इंक्रीज, ये तो कंजक्शन के रूप में यूज करना है, ये इस पोइम से कोई मतलब नहीं है। देखो सेल्स इंक्रीज हुई सिग्निफिकेंटली, ये रिजल्ट शो कर रहा है वैसे, तो अपने को क्या करना है, एज ए रिजल्ट, रिजल्ट के रूप में सेल्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, है ना। वैसे इस सेंटेंस का पहला पार्ट आना चाहिए, बिना पार्ट आए इसका पूरा पता नहीं चल रहा है भी ये रिजल्ट है या नहीं है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। अगला देखो पैसेज दिया, पैसेज को रीड करना है। इसमें ग्रामर के बारे में बताया गया, नॉलेज ऑफ ग्रामर इज एसेंशियल फॉर गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग। देखो ग्रामर का नॉलेज है वो स्पीकिंग राइटिंग दोनों के लिए आवश्यक है। बाय विच वंस माइंड इज जज्ड, जिसके द्वारा किसी के माइंड को जज किया जाता है,
है ना, जिस स्पीकिंग और राइटिंग के द्वारा किसी के माइंड को जज किया जाता है भी दिमाग अच्छा है या अच्छा नहीं है, कैसा दिमाग है। तो ग्रामर स्पीकिंग और राइटिंग के माध्यम से जज किया जाता है, और स्पीकिंग और राइटिंग ग्रामर के ज्ञान से आवश्यक है, ग्रामर के ज्ञान से होती है स्पीकिंग और राइटिंग। स्टडिंग ग्रामर मीन्स हार्डवर्क। ग्रामर पढ़ने का मतलब होता है कि बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। इट मस्ट बी लर्नड एज ए होल, और उस ग्रामर को होल के रूप में लर्न की जानी चाहिए। नो पार्ट ओमिटेड, और किसी भी पार्ट को ओमिट नहीं किया जा सकता। इट डिमांड्स मच थॉट एंड पेशेंस, और अध्ययन करने के लिए, ग्रामर पढ़ने के लिए ज़्यादा थॉटफुल और ज़्यादा पेशेंस, पेशेंस होता है धैर्यवान, ये होने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, डिमांड होती है। बट वंस एक्वायर्ड, यदि आपने एक बार एक्वायर कर लिया ग्रामर का नॉलेज, इट कैन गिव ए लाइफ टाइम प्लेजर, इसे लाइफ टाइम प्लेजर मिलेगा एंड प्रॉफिट, लाभ मिलेगा। इट्स स्टडी रिक्वायर्स नो फिजिकल हार्डशिप, इसकी स्टडी में कोई फिजिकल हार्डशिप नहीं आती है। नो स्पेशल रूम एंड एक्सपेंसेज है, और इसमें कोई स्पेशल रूम या एक्सपेंसेज की ज़रूरत नहीं है। if people spent only their leisure time studying grammar they could master it in 1 year, यदि लोग अपने लेजर टाइम को भी बिताते हैं ग्रामर पढ़ने में, तो वो 1 साल में इसको मास्टर कर सकते हैं। द ऑथर लर्न इट इन लेस देन ए ईयर, ऑथर 1 साल से भी कम टाइम में इसको लर्न कर चुका है। एज ए प्राइवेट सोल्जर के रूप में। अर्निंग 6 पेंस ए डे, 6 पेंस एक दिन में कमाते हुए। ही सेट ऑन हिज बेड, वह अपने बेड पर बैठता था। एंड स्टडीड, और अध्ययन करता था। अनेबल टू अफोर्ड कैंडल और ऑयल, एक मोमबत्ती और ऑयल को अफोर्ड करने में अयोग्य होने पर ही रेड इन विंटर, वह विंटर के टाइम में पढ़ता था। बाय फायर लाइट के पास, यानी आग के पास बैठते हुए वो पढ़ता था, क्योंकि कैंडल और ऑयल वो अफोर्ड नहीं कर पाता था। वेन इट वॉज हिज टर्न, जब उसकी बारी आती थी, ही कुड मैनेज इट दस, वो इस प्रकार से मैनेज कर सकता था, है ना। विद नो आउटसाइड इंकरेजमेंट, बिना कोई बाह्य प्रोत्साहन के। देन एनी यूथ, कोई भी युवा, हाउ एवर पुअर और बिजी, कितना ही वो बिजी और पुअर गरीब हो, कुड डू द सेम, ये कार्य कर सकता है, ग्रामर लर्न कर सकता है। तो ग्रामर के बारे में पढ़ाया है, देखो। टू वाई शुड वी लर्न ग्रामर, ग्रामर क्यों सीखनी चाहिए हमें। टू अक्वायर स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल, सबसे पहले ही दिया गया है ये लाइन में कि ग्रामर स्पीकिंग और राइटिंग स्किल को अक्वायर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए सीखी जाती है। हाउ डज वर्ल्ड जज ए मैंस माइंड, संसार है वो एक आदमी को कैसे जज करता है। बाई हिज स्पीच एंड राइटिंग, उसकी स्पीच और राइटिंग से जज किया जाता है, ये दूसरी लाइन में इसका उत्तर है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गेन मास्टरी ओवर द ग्रामर, ग्रामर में मास्टरी के लिए कितना टाइम लगता है। 1 ईयर, 1 साल लगता है, ये भी पैसेज में आया है। वॉट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, राइटर का ऑक्यूपेशन क्या है। ए सोल्जर, राइटर ने सोल्जर के रूप में उसने ग्रामर सीखी टाइम निकालते हुए। लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी, ग्रामर की लर्निंग होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। थॉटफुल होनी चाहिए, बिल्कुल। देखो पेशेंस का मतलब धैर्य पूर्वक होनी चाहिए। थॉटफुल, विचारणी होनी चाहिए। होलिस्टिक होनी चाहिए, पूरी ग्रामर को लर्न किया जाना चाहिए, पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सही है बिल्कुल। थॉटफुल, पेशेंट एंड पीस मिल नहीं होना चाहिए। पीस मिल तो थोड़ा सा टुकड़ा ग्रामर का लर्न करना चाहिए, नहीं। होलिस्टिक, थॉटफुल, रेपिड नहीं होनी चाहिए, आराम से पढ़ी जानी चाहिए। थॉटफुल, रेपिड एंड पीसफुल नहीं होनी चाहिए, रेपिड नहीं होनी चाहिए। तो ये पहला ही इसका सही है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है वर्ड केट शब्द का। अब केट है वो किसी का है, वो कै की ध्वनि दे रहा है, तो ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कै लिखा जाएगा, कैट। तो ये जो ए है वो ध्वनि दे रहा है इसकी, आई, काइट, काइट बोला जाएगा। तो ये इसका कौन सा है, ये देखो, कैट, बैट, है ना, हेट। तो ये बिल्कुल सिमिलर सा है, ये है ना। आगे देखो, ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेजेंट द वर्ड रेड इन पास्ट टेंस, देखो ये प्रेजेंट टेंस में रीड बोला जाता है। प्रेजेंट टेंस में इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये आर लंबा वोवल होगा, री, है ना, रीड, ऐसे लिखा जाएगा, रीड, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। लेकिन ये पास्ट में इसको रेड बोला जाता है, तो ये आर, ठीक है, ई डी, ये रेड ऐसा बोला जाएगा, डी से ये पास्ट में इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन रेड ऐसे। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हैप्पी, हैप्पी देखो, एच ए आई है ये हैप्पी, तो हैप्पी ये है ए से ही, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 75। व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड थॉट, है जो थीटा दिया होता है ना, थे का ट्रांसक्रिप्शन होता है थॉट। ओ है वो ऐसे उल्टा ओ की ध्वनि आती है, थो, और ये टे, तो इतना बोला जाएगा थोट है। उल्टा ओ देख लो कहाँ पर है, थॉट, ये है। ओ का ट्रांसक्रिप्शन होता है वो ऐसे होता है, ये ध्यान रखना, और टी, थॉट, ये डी सही है।
विच ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेजेंट द बर्ड, ये ए आर बोला नहीं जाता है, बर्ड उल्टा ए और डे, बर्ड ये होता है। तो इसमें देख लो कौन सा है, बर्ड, बर्ड, ये बर्ड, ए सही है। कंटेन्स द मेटाफर, मेटाफर में क्या होता है, कंपेरिजन होती है ना। ए जो डिसिमिलर चीज़ें होती है, जो जो देखने में क्या होती है कि बिल्कुल अलग अलग होती है, लेकिन उनके गुण मिल रहे हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो मैच करती है। दो डिसिमिलर थिंग्स होती है बट देयर क्वालिटी आर ए सिमिलर, किंतु उनकी क्वालिटी सिमिलर होती है, उनके गुण एक जैसे होते हैं, दैट इज ए मेटाफर, वो मेटाफर होता है। तो देखो इसमें द स्टार ट्विंकल्ड लाइक ए डायमंड, लाइक डायमंड्स इन द स्काई, कि आकाश में तारे हों डायमंड की तरह ट्विंकल, तो ये देखो डायमंड की तरह ट्विंकल हुए, तो सिमिलरिटी है, ये सिमिली यूज हुई इसमें, है ना, क्योंकि आकार और बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, सिमिली हो गई। सी इज द एप्पल ऑफ हिज आई, वह है वो एप्पल है, सेब है। एप्पल ऑफ हिज आई का मतलब होता है आंखों का तारा, कि वह आंखों का तारा है। अब यहाँ देखो उसकी कंपैरिजन आंखों के तारे से हुई है, आंखों के तारे से हुई, इसका मतलब वो आंखों का तारा नहीं है, आंखों के तारे जैसा दिखता नहीं, बल्कि उसके गुण और आंखों के तारे के गुण एक जैसे हैं, है ना। तो ये सही है। क्लॉक टिकल्ड लाउडली इन द साइलेंट रूम, क्लॉक है वो, सॉरी टिक्ड लाउडली, क्लॉक जोर जोर से टिक्ड हुई साइलेंट रूम में, ये अलग है, ये हाइपरबोला हो सकता है, लेकिन ये मेटाफर नहीं है। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वह बेल की तरह स्ट्रॉन्ग है, ये भी सिमिली है ना। तो यहाँ पर जो बी है वो बिल्कुल है, क्योंकि उसके गुण हैं वो किस तरह है, आंखों के तारे जैसे है, इसलिए बी सही है मेटाफर। इसमें सी की कंपैरिजन वही हो, एप्पल ऑफ द आई से हुई है, आंखों के तारे से हुई है, और आंखों के तारे से कंपैरिजन हुई है, इसका मतलब ये क्या है, मेटाफर है। अगला देखो एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब होता है किसी भी साउंड का रिपीट होना, है ना। किसी भी साउंड को अपन बार बार रिपीट होती है तो उसको क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ देखो द स्नो वॉज ब्लैंकेट कवरिंग द अर्थ, स्नो थी वो ब्लैंकेट थी, ये तो मेटाफर है कि बर्फ़ थी वो एक कंबल थी, तो बर्फ़ की तुलना कंबल से हुई है ना। तो ये भी इसके गुण मिल रहे हैं बर्फ़ और कंबल के, जैसे कंबल ढक देती है पृथ्वी को, वैसे बर्फ़ ढक रखी है, तो ये मेटाफर है। सेलिस, सेले सेल्स, सी सेल्स बाय द सी शोर, यहाँ सह की रिपीटेशन हुई है, सेले सह, सेल्स बेचना, सी शोर इसमें दोष है, तो सह की रिपीटेशन हुई, तो ये मेटा सॉरी एलिट्रेशन है ना। ही इज शाइनिंग स्टार इन द स्काई, वो आकाश में शाइनिंग स्टार है, मेटाफर है। डॉग बार्कड इन द मेल मैन, डॉग ने मेल मैन पर भौंका, तो ये बिल्कुल नहीं है, बी सही है, सेले सह की ध्वनि रिपीट हो रही इसलिए एलिट्रेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। देखो द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर, नहीं देखो यहाँ पर देखो लिस्ट ऑफ आइटम्स, आइटम्स की लिस्ट है, बीच में यदि सब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन आ जाए ऑफ ऑन इन, तो वर्ब जो आगे यूज हो रही है वो इसके अनुसार यूज होगी। यहाँ लिस्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर होगी, आर नहीं होगी। लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल, ये सही है बिल्कुल, वर नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, तो बी सही है इसमें, ठीक है। फॉलोइंग पोइम इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिजी, एलिजी का मतलब होता है ए शोक एंड सोरोफुल सॉन्ग, शोकफुल और सोरोफुल सॉन्ग, ऐसा गीत जो दुख को गाए, दुख को गाने वाला गीत होता है वो एलिजी होती है इंग्लिश में। शेक्सपियर सोनेट, ये सोनेट एलिजी नहीं है। जॉन मिल्टन्स लिसिदास, लिसिदास है यो जॉन मिल्टन का फ्रेंड है, उसकी डेथ पर जॉन मिल्टन ने ये गीत गाया था, तो उसकी डेथ पर गाया जाने वाला गीत क्या होता है, एलिजी होती है, तो बी सही है, ये नहीं है। एलियट्स वेस्टलैंड ये भी नहीं है, तो बी सही है। डायरेक्ट मेथड इन लैंग्वेज टीचिंग एम्फसाइज, जो लैंग्वेज टीचिंग में डायरेक्ट मेथड है वो किस पर एम्फसाइज करता है, तो सिंपल है कि डायरेक्ट मेथड है वो मदर टंग पर बिल्कुल एम्फसाइज नहीं करता है, सीधा डायरेक्ट लैंग्वेज, जो जिस लैंग्वेज को अपने एक्वायर कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश पर ही फोकस करता है, और किसी लैंग्वेज को वो बोलने नहीं देता, यानी सिर्फ डायरेक्टली इंग्लिश को लर्न करना एज ए मदर टंग, जस्ट लाइक ए चाइल्ड लर्न्स द मदर टंग, जैसे बच्चा मदर टंग लर्न करता है शुरुआत से, वैसे ही इंग्लिश को लर्न किया जाए विदाउट एनी ट्रांसलेशन, बिना कोई ट्रांसलेशन से, वो डायरेक्ट मेथड होता है। तो उसमें क्या होता है, यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज ओनली, केवल टारगेट लैंग्वेज यूज करना, यदि टारगेट लैंग्वेज लो जो इंग्लिश लर्न करो तो इंग्लिश को ही यूज किया जाना होगा, मदर टंग इसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है, तो सी सही है इसका। What is the main focus of the communicative language teaching?
अप्रोच, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच होती है, उसमें क्या होता है, लैंग्वेज को सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए पढ़ाया जाता है। इसमें रीडिंग राइटिंग का कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, सिर्फ इंटरेक्शन हो, सिर्फ कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप, वार्तालाप के लिए योग्य बनाया जाना, लिसनिंग और स्पीकिंग के लिए योग्य बनाया जाना, ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच होती है। इसमें प्रोनाउंसिएशन और ड्रिलिंग किया जाता है, नहीं, प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा ड्रिल नहीं किया जाता, सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए। आप कैसा प्रोनाउंस कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मैसेज क्या है ये इंपॉर्टेंट है। आप हिंदी के ढंग से यदि प्रोनाउंस कर रहे हो कोई शब्द को तो भी सही है, लेकिन आपको सिर्फ कम्युनिकेट करना है। लर्निंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को लर्न करना नहीं। डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने की जरूरत ही नहीं इसमें तो। फोस्टरिंग रियल लाइफ कम्युनिकेशन स्किल, केवल कम्युनिकेशन स्किल को ही फोस्टर करना कि आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, कैसे किसी लैंग्वेज को, लैंग्वेज में वार्तालाप कर सकते हो, तो वार्तालाप पर फोकस करता है सिर्फ ये। ठीक है, देखो, व्हाट इज द कम्युनिकेटिव एक्टिविटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में जो कम्युनिकेटिव एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? कम्युनिकेटिव एक्टिविटी है एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू यूज लैंग्वेज इन द मीनिंगफुल एक्सचेंज, कि लैंग्वेज को केवल मीनिंगफुल एक्सचेंज के रूप में, मीनिंगफुल एक्सचेंज यानी जहाँ मतलब अर्थपूर्ण तरीके से केवल लैंग्वेज का एक्सचेंज करना, वार्तालाप करना, उसके रूप में स्टूडेंट्स को एक्टिविटी करवाना। ऐसी एक्टिविटी जिससे स्टूडेंट्स एक्वायर करें, यूज़ द लैंग्वेज, लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए मीनिंगफुल एक्सचेंज के रूप में। इसमें ग्रामर के रूल लर्न नहीं करवाए जाते हैं, कॉम्प्रेशन टास्क के मैसेज पैसेज वगैरह नहीं दिए जाते हैं, टीचर का लेक्चर नहीं होता है, सिर्फ बच्चों को वो एक्टिविटी करवाई जाती है जिससे बच्चा है कि मीनिंगफुल रूप से लैंग्वेज को एक्वायर कर सके, एक्सचेंज कर सके, बातचीत कर सके। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच का कौन सा सिद्धांत है, भी निम्न में से कौन सा सिद्धांत है वो कम्युनिकेटिव अप्रोच का है? तो सिंपल सा है, सिर्फ भी इसमें इंटरेक्शन के लिए लैंग्वेज चाहिए, बातचीत के लिए लैंग्वेज चाहिए कम्युनिकेटिव अप्रोच में। तो ये देखो यहाँ पर है, लर्नर्स ऑटोनॉमी एंड इंटरेक्शन, केवल लर्नर की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, भी जो सीखने वाला है उसको स्वायत्ता दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए, और वो इंटरेक्ट करे, बातचीत करे इंग्लिश में, है ना। इसमें फ्लुएंस की एक्यूरेटी नहीं देखी जाती, कैसे फ्लुएंस कर रहा है। टीचर सेंटर्ड नहीं होती है, बच्चों के सेंटर्ड होती है, बच्चे खुद सीखे इस लैंग्वेज को। ट्रांसलेशन पर इसको जोर नहीं दिया जाता है, सिर्फ उसमें इंटरेक्शन सिखाया जाता है कम्युनिकेटिव स्किल में। हाउ कैन द लैक ऑफ एक्सपोजर टू इंग्लिश, इंग्लिश का कम एक्सपोजर होना आउटसाइड द क्लासरूम, कक्षा के बाहर, यानी कक्षा के बाहर इंग्लिश के प्रति एक्सपोजर कम होना, लेक होना, लेक हम लोग कम होना, कक्षा से बाहर इंग्लिश के प्रति लेक ऑफ एक्सपोजर, कम एक्सपोजर होना। अफेक्ट लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग को प्रभावित करेगा, बिल्कुल प्रभावित करेगा। ये भी आप लैंग्वेज इंग्लिश लर्न करवा रहे हो, ठीक है, और क्लास से बाहर इसको आप यूज नहीं कर रहे हो, क्लास से बाहर यूज नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा इसमें? क्या होगा? इम्प्रूव लैंग्वेज रिटेंशन, नहीं, ठीक है। स्लो डाउन द लैंग्वेज एक्विजिशन, बिल्कुल ये क्या करेगी? इंप्रूव नहीं करती। यदि क्लास से बाहर आप सीखते नहीं हो लैंग्वेज को, क्लास से बाहर यदि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो इससे स्लो डाउन हो जाएगा लैंग्वेज एक्विजिशन को, लैंग्वेज को एक्वायर करना। एक्विजिशन होता है एक्वायर, लैंग्वेज को प्राप्त करना, एक्वायर में से होता है रिसीव करना। लैंग्वेज की एक्विजिशन को स्लो डाउन कर देता है, लैंग्वेज को एक्वायर करना, रिसीव करने को स्लो डाउन कर देता है। बिल्कुल, यदि क्लास से बाहर यदि आप लर्न नहीं करोगे तो लैंग्वेज आपको प्राप्त नहीं होगी, आप सिर्फ रट सकते हो बाद में यदि लैंग्वेज लर्न नहीं हो रही तो। नो इफेक्ट ऑन लैंग्वेज लर्निंग, बिल्कुल इसमें नो इफेक्ट क्यों? इसका बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। भी कहने का मतलब होता है कि क्लास से बाहर यदि लैंग्वेज नहीं लर्न कर रहे हो, आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हो, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है लैंग्वेज लर्निंग में? बिल्कुल पड़ रहा है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ओनली अफेक्ट्स रिटर्न स्किल, नहीं, तो ये सिर्फ बी इसका सही है कि भी यदि क्लास से बाहर आप लर्न कर रहे हो तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन को स्लो डाउन कर देता है। आगे देखो, व्हाट इज वन चैलेंज टीचर्स फेस इन यूजिंग द कम्युनिकेटिव अप्रोच इन लार्ज क्लासरूम्स। बड़े क्लासरूम्स में, जो बड़े क्लासरूम्स है, जब 60-70 स्टूडेंट सीटिंग है, तो वहाँ पर कम्युनिकेटिव अप्रोच है उसको यूज करने में टीचर्स कौन से चैलेंज को फेस करते हैं? अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, यदि बड़ी क्लास है तो टीचर है वो कम्युनिकेटिव अप्रोच को, उसको बहुत बड़ी डिफिकल्टी होगी क्या करने में? मैनेजिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट
को मैनेज करने में बड़ी डिफिकल्टी होगी, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होगा ही नहीं। एक आगे टीचर 70 स्टूडेंट्स के आगे बैठा है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा पूरी तरह से, उनको इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, उनसे वो बातचीत नहीं कर पाएगा इंग्लिश से 70 से। लेक ऑफ ग्रामर रिस्ट्रिक्शन, ये नहीं, ग्रामर रिस्ट्रिक्शन तो इसमें दिया ही नहीं जाता है। और एम्फेसिस रिटर्न वर्क भी इसमें नहीं दिया जाता कम्युनिकेटिव स्किल में। एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्स्ट बुक का यूज नहीं किया जाता है। तो ये ध्यान रखो, कम्युनिकेटिव अप्रोच में न तो रीडिंग की पर फोकस दिया जाता है, न ही राइटिंग पर, न ही ग्रामर पर दिया जाता है, न ही टेक्स्ट बुक पर दिया जाता है। वो सिर्फ इंटरेक्शन पर, कि स्टूडेंट्स आपस में इंग्लिश में बात करें, है ना। तो ये इसमें टीचर को दिक्कत आती है, वो डिफिकल्ट आती है बड़ी क्लासों में कि वो मेन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट नहीं करवा पाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर्मेटिव असेसमेंट और CCE ये एक जैसे है। CCE है ना, कंटिन्यूस कॉम्प्रेसिव इवोल्यूशन, है ना। इवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन। अब मूल्यांकन एक तो होता है अपने वर्ष के एंड में करते हैं, वो इवोल्यूशन एक अलग होता है, वो फॉर्मेटिव नहीं होता है। अपने पढ़ाने के साथ साथ जो मूल्यांकन कर रहे हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। पढ़ाने के साथ साथ अपने इंटरेक्शन के दौरान है ना, टीचिंग के दौरान क्वेश्चन आंसर की मदद से, क्यूज होती है उसकी मदद से जो इवोल्यूशन होता है, असेसमेंट होता है, मूल्यांकन होता है, वो कौन सा उदाहरण है इसमें देखना है। फॉर्मेटिव का मतलब होता है ऐसा आंकलन, ऐसा मूल्यांकन कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ होता रहे। तो देखो एंड ऑफ द टर्म एग्जाम नहीं, ये फॉर्मेटिव थोड़ी है। एंड ऑफ द टर्म एग्जाम तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड है कि वर्ष के अंत में परीक्षा ले ली और उसका रिजल्ट सुना दिया। नहीं, ये आजकल मना किया जा रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है, CCE नहीं है। क्विजेज ड्यूरिंग द लेसन्स के दौरान क्विज करना, बिल्कुल लेसन के दौरान प्रश्नोत्तरी होती है ना, क्विज होती है ना, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, उससे पता चलता है बच्चे का। फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं, फाइनल प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं भी फाइनल कि आपको वर्ष के एंड में प्रोजेक्ट बना के लाने हैं, प्रेजेंट करने हैं प्रोजेक्ट को, ये नहीं है। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, विशेष स्टैंडर्ड वाले टेस्ट परीक्षाएं हो, ये भी नहीं है। क्विज होती है क्लास के दौरान, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, तो बी सही है। डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन इज मेनली यूज्ड, जो डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन था, डायग्नोस्टिक मतलब होता है उपचारात्मक। उपचारात्मक कब होता है, जब उपचार कब करते हैं, ये तो डायग्नोस्टिक करते हैं। जैसे मान लो आपके कोई दिक्कत है ना, हेडेक है, या फिर मान लो अचानक आपके पेट में पथरी वगैरह है, तो उसको डायग्नोस्ट किया जाता है, यानी उसकी पूरी जांच की जाती है मशीनों के माध्यम से और चेक किया जाता है अभी कौन सी नाड़ी में आपको दिक्कत है, तो आपको डायग्नोज किया गया है। अब यहाँ पर टीचिंग में डायग्नोस्टिक क्या होता है कि कोई बच्चा एकदम वीक है, कमज़ोर है, तो उसको अलग लेकर के उसकी कमी को निकालना कि भाई हाँ ये इसमें दिक्कत है और ये इसका इम्प्रूवमेंट है। तो डायग्नोस्टिक का मतलब होता है किसी बच्चे के लर्निंग में कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है, उस लर्निंग डिफ़िकल्टीज को इम्प्रूव करना, उसमें रिमेडियल क्लासेस ली जाती है। तो डायग्नोस्टिक मतलब होता है उपचारात्मक एवल्यूशन मूल्यांकन। किस में किया जाता है मुख्य रूप से, आइडेंटिफाई लर्निंग गेम्स एंड डिफिकल्टीज, बिल्कुल लर्निंग गेम्स और डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। मान लो कोई किसी लर्निंग में दिक्कत आ रही है या डिफिकल्टी आ रही है तो डायग्नोस्टिक एवल्यूशन किया जाता है। फाइनल ग्रेड्स देने के लिए नहीं, फाइनल ग्रेड्स देने के लिए नहीं किया जाता है। मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू आउट द कोर्स, कि मॉनिटर है वो स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस करे, ये भी नहीं है। रैंक स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, स्टूडेंट्स की रैंक परफॉर्मेंस के लिए नहीं होता है। सिर्फ बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्नोस्ट किया जाता है। वैसे तो डायग्नोस्ट का मतलब सीधा ये है कि कोई दिक्कत आ रही है, अचानक प्रॉब्लम हो गई, दिक्कत आ रही है, तो उसको डायग्नोज करना, उसको देखना कि ये कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसी दिक्कत आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग की सबसे की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है डायग्नोस्ट करना, कोई विद्यार्थी में कमजोरी है तो उसको दोबारा उसको सही करना, वो होते हैं रेमेडियल टीचिंग, है ना। उपचारात्मक शिक्षण इसको कह सकते हो आप वापिस। हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट दिया जाता है, नहीं, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट देना ही नहीं चाहिए। रोट लर्निंग नहीं, रोट लर्निंग भी नहीं दी जाती है कि वो सिर्फ रटते रहे, रटने पर फोकस नहीं दिया जाता है रेमेडियल क्लास में। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअलाइज्ड होता है व्यक्तिगत निर्देश देना, स्टूडेंट्स नीड से, स्टूडेंट की आवश्यकता पर आधारित, स्टूडेंट्स की नीड्स है उसके आधार पर उसको इंस्ट्रक्शन देना, ये सही है कि स्टूडेंट की जैसी ज़रूरत है उसके आधार पर उसको बताना कि भाई ये काम करो तुम, है ना। एक 50 बच्चों की 40 बच्चों की क्लास है, 2 बच्चे 4 बच्चे लर्न नहीं कर रहे हैं, तो लर्न नहीं कर रहे हैं उसके लिए आपको डायग्नोस्टिक एवल्यूशन करना है, उसको उनको रेमेडियल क्लासेज देनी है।
ठीक है। टीचिंग एडवांस टॉपिक्स नहीं, एडवांस टॉपिक जो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उनको अलग से इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है। 90वां लास्ट क्वेश्चन, रेमेडियल टीचिंग डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज यूज टू। रेमेडियल टीचिंग और रेमेडियल टीचिंग में डायग्नोस्टिक असेसमेंट यूज किया जाता है ना। असेस स्टूडेंट्स बिहेवियर को एक्सेस नहीं किया जाता है, आंकलन नहीं किया जाता है। स्पेसिफिक एरियाज ऑफ वीकनेस, कमजोरी की विशेष एरिया को पहचानना। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एरियाज ऑफ वीकनेस, कमजोरी की विशेष एरिया को पहचानना, ये इसी के लिए डायग्नोस्टिक किया जाता है उसको। रिपेयर स्टूडेंट्स फाइनल नहीं, स्टूडेंट को फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, स्टूडेंट्स की रैंक परफॉर्मेंस उसको नहीं देखना है। डायग्नोस्टिक टीचिंग का मतलब होता है उसकी स्पेसिफिक जो वीकनेसेज है उनको आइडेंटिफाई करना। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। मेरे फ्यूचर के वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।